हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर डेली इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स और ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कराया जाता है। तो इसी सीरीज़ में आज की हमारी ये वीडियो है जिसमें मैं इंग्लिश लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कराने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं। जिसने उन्हें नहीं देखा है तो इस चैनल पर जाकर उन्हें भी देखें। ठीक है, तो आज के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन इज, और आज बहुत ध्यान से आपको अपना स्कोर काउंट करना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना है। देखिए, शर्म वाली इसमें कोई बात नहीं है, आपको अपना कमेंट बॉक्स अपना स्कोर जरूर मुझे बताना है, जिससे कि मैं और अच्छे लेवल पे आपके लिए क्वेश्चंस को ला सकूं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें। द म्यूज ऑफ कॉमेडी इज, देखिए, जो एपिक लिखे जाते थे ना, तो जो एंशियंट टाइम में या मतलब पुराने, जैसे मिल्टन ने लिखा है अपना पैराडाइज लॉस्ट। तो इस तरीके के जो एपिक्स लिखे जाते थे, तो उसमें हर एक एपिक में जो मतलब जिस सेंस की एपिक रहती थी, उस सेंस की एक देवी होती थी। ठीक है, उसे बोलते थे म्यूज। 7 म्यूज थी टोटल। अब इनमें से आपसे पूछा गया है कि कॉमेडी की म्यूज कौन थी। द म्यूज ऑफ कॉमेडी, ऑप्शन है आपके पास थालिया, सिलोए, ये सॉरी कैलियो, और कैलियोपी, या कोलाइपी, और यूरेनिया। 4 ऑप्शन है आपके पास, थालिया, क्लोए, कोलाइपी, यूरेनिया। तो द म्यूज ऑफ कॉमेडी कौन थी? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द म्यूज ऑफ कॉमेडी इज थालिया। ओके, तो थालिया कौन थी? द म्यूज ऑफ कॉमेडी। थालिया वॉज द गॉडेस हु प्रिसाइड ओवर कॉमेडी एंड आइडलिक पोएट्री एंड इन एंशियंट माइथोलॉजी। शी वॉज वन ऑफ द 9 म्यूजेस। देखिए, सॉरी, मैं 7 बोल गई थी स्टार्टिंग में। टोटल 9 म्यूजेस कही जाती हैं। ठीक है, द म्यूजेस आर इंस्पिरेशनल गॉडेस ऑफ लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट इन द ग्रीक माइथोलॉजी। ओके, now moving to the next question. Yes, question number 2 is The Dark Flower by John Galsworthy is a, बताइए, ऑप्शन है आपके पास, अ लव ड्रामा, अ ट्रेजिक प्ले, अ लव नोवेल, या अ कॉमिक प्ले। द डार्क फ्लावर, सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, अक्सर आपने जॉन गाल्सवर्दी के प्लेस के बारे में सुना होगा कि गाल्सवर्दी ने अक्सर प्लेस लिखे हैं, और प्लेस ज़्यादातर उन्होंने 3 एक्ट्स में लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है जॉन गाल्सवर्दी के नॉवेल के बारे में। ओके, तो द डार्क फ्लावर जो है वो क्या है? एक लव नॉवेल है, अ लव नॉवेल बाय जॉन गाल्सवर्दी। ठीक है, द डार्क फ्लावर। और ये कब पब्लिश हुआ है? ये पब्लिश हुआ है 1913 में बाय जॉन गाल्सवर्दी। ओके, और इट इज अ स्टोरी ऑफ वन मैन्स लव अफेयर। ओके, it is called a love novel. Next is question number 3. Which of the following does not belong to Galsworthy's 3 trilogies? देखिए, जॉन गाल्सवर्दी ने जो अपनी 3 ट्रायलॉजीज दी है, उनमें से इनमें कौन सी नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फोरसाइट सागा, अ मॉडर्न कॉमेडी, या एंड ऑफ द चैप्टर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, अगर हम गाल्सवर्दी की 3 ट्रायलॉजी की बात करें, तो ये कौन कौन सी है? द फोरसाइट सागा है, अ मॉडर्न कॉमेडी है, और द एंड ऑफ द चैप्टर है। ये तीनों 3 ट्रायलॉजीज है। लेकिन द मैन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है ये? यस, इट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ फोरसाइट सागा। जो फोरसाइट सागा के अंदर कैटेगराइज होते हैं ना नॉवल, वो है ये द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये कब पब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1906 में। ठीक है,
द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में पब्लिश हुआ, वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ द फोरसाइट सागा। ये फोरसाइट सागा का ही एक पार्ट है। ओके, द फोरसाइट सागा कब पब्लिश हुई, अब इसके बारे में बताना है। फोरसाइट सागा कब पब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1922 में। इसको मैंने बताया था अभी आपको, ये कब पब्लिश हुआ मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये हुआ 1906 में। ओके, अभी आगे की बात करें तो अ मॉडर्न कॉमेडी, अ मॉडर्न कॉमेडी की पब्लिकेशन डेट क्या है, 1929। ओके, एंड ऑफ द चैप्टर की पब्लिकेशन डेट क्या है, 1932। ओके, वर हिज फेमस ट्रायलॉजीज, ये तीनों क्या हैं, गाल्सवर्दी की फेमस ट्रायलॉजीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन गाल्सवर्दी जस्टिस। देखिए गाल्सवर्दी का जो बहुत ही फेमस प्ले है जिसका नाम है जस्टिस, ओके, उसमें कोटेशन है, द लॉ इज व्हाट इज द मैजेस्टिक edifice sheltering all of us, each stone of which rest on another, has been said by। अब ये स्टेटमेंट किसने कही है जस्टिस में, ऑप्शंस है आपके पास, कैशियर, लॉयर, मैनेजर, जज। कौन कहता है ये स्टेटमेंट, यस, स्टेटमेंट है, द लॉ इज व्हाट इट इज, अ मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर। यस, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कही जाती है जज के द्वारा, जस्टिस में जो जज होता है ना उसके द्वारा, ठीक है, जज सेड दिस। नेक्स्ट, अच्छा, जस्टिस का मेन प्रोटेगोनिस्ट या मेन कैरेक्टर कौन है, इसका रिप्लाई आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है, और आपको अपना स्कोर 100% बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमन सैटिरिस्ट, बताइए रोमन सैटिरिस्ट कौन नहीं है इनमें से, ऑप्शन है क्वांटेलियन, होराक, जेवेनल, या फिर एरिस्टोफेंस। अच्छा, सैटिरिस्ट किसे कहते हैं, सैटिरिस्ट कहते हैं मतलब जो दूसरों की कोई भी वो चीज़ें लेकर व्यंग उड़ाते हैं, ठीक है, तो और रोमन सैटिरिस्ट की बात की जा रही है यहाँ पर, तो इनमें से कौन शामिल नहीं है उनमें, यस, देखिए ये तीन तो हैं, क्वांटेलियन, होरास एंड जेवेनियल, लेकिन अरिस्टोफेंस नहीं है, अरिस्टोफेंस इज नॉट दी वाज नॉट दी रोमन सैटिरिस्ट। ओके, अरिस्टोफेंस वाज अ कॉमिक प्लेराइट और कॉमेडी राइटर of ancient Athens and a poet of old Attic comedy. Okay, he was not a satirist. Now moving to the next question. Question number 6. To which school do John Donne, George Herbert and Andrew Marble belong? बताइए, ये तीनों लोग मतलब कौन कौन, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट और एंड्रयू मार्बल, स्कूल की बात की गई बेसिकली, लेकिन आपको बताना किस एज से बिलोंग करते हैं, रोमांटिक, विक्टोरियन, मेटाफिजिकल या रिनासा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यस, जैसा कि आप जॉन डन का नाम सुन के ही पहचान गए होंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या है, मेटाफिजिकल। लेकिन आपको बताना है कि ये जो टर्म है मेटाफिजिकल, ये किसने कॉइन की थी, यस, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट वाज कॉइन बाय द क्रिटिक, कौन थे वो, सैम्यूल जॉनसन। ओके, और इन्होंने किस लिए कॉइन की थी, टू डिस्क्राइब लूज ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट्स एज जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड एंड्रयू मार्बल। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय वाइक्लिफ। बताइए वाइक्लिफ ने कौन सी बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ऑप्शन है आपके पास, अलिटरेटिव वर्स, बाइबल, किंग एंड नो किंग, या गार्बेडक। सोचिए और आंसर कीजिए, जॉन वाइक्लिफ ने किसे ट्रांसलेट किया था,
यस, वेरी इजी क्वेश्चन। जॉन वाइक्लिफ ने किसे बाइबल को, वाइक्लिफ्स बाइबल का नाम अक्सर आपने सुना होगा, इन्होंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ओके, जॉन वाइक्लिफ वाज एन इंग्लिश थियोलॉजियन, फिलोसफर हैं, चर्च रिफॉर्मर हैं एंड प्रमोटर ऑफ द फर्स्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इनटू इंग्लिश। ओके, ही वाज ऑन ऑफ द फोर रिफॉर्मर्स ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज, just a minute. Yes, question 8. Let me correct my pen. Okay, sorry. हाँ, क्वेश्चन 8 शुरू करेंगे। द 100 Year War was fought between इंग्लैंड एंड, देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर एग्जाम में, तो इसलिए उससे भी क्विज होने चाहिए। अब बताइए 100 Year वार जो था वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? इंग्लैंड और, ऑप्शंस हैं आपके पास, जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस। यस, इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच। ओके, द 100 Year वार वाज अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन वेस्टर्न यूरोप फ्रॉम 1337 to 1453, waged between the house of Plantagenet or its cadet house of Lancesters, rules of the kingdom of England, and the house of Valois over the right to rule the kingdom of France. Next. Okay, question 9. ओ वाइल्ड वेस्ट विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बेसिकली यहाँ पर आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है और ये भी बताना है कि पोएम किसकी है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। तो इसमें अभी आपको बताना है फिगर ऑफ स्पीच क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, ऑक्सीमोरन है, अपोस्ट्रोफी है। जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ठीक है, इसमें इशारा करके बोला जा रहा है किसी नॉन लिविंग थिंग की तरफ, तो उसे क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन 10. Nor cast one longing, lingering look behind. The repetition of L sound is called. बताइए, यहाँ पे I नहीं होकर L मान लो, ठीक है, क्या है? Nor cast one longing, lingering look behind. ऑप्शन है अलूजिंग, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, मेटाफर। तो यहाँ पे जो L है उसकी जो रिपीटेशन हुई है उसे क्या बोलेंगे? देखिए एल क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन को हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। अगर बाउल साउंड की रिपीटेशन की बात करें तो एसोनेंस होता है। ओके, नेक्स्ट 11. एन ऑक्सीमोरन। तो ऑक्सीमोरन की बेसिकली आपको यहाँ पे डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है ऑक्सीमोरन ये पता होना चाहिए। ऑप्शन है पेयर्स कंट्राडिक्टरी वर्ड्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस न्यू और कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स। नेक्स्ट है इज एन इंटरनेशनल एक्सजरेशन। सी है मेक्स अ कंपैरिजन स्टेटिंग दैट वन थिंग इज लाइक द अदर। डी है डिस्क्राइब नॉन ह्यूमन थिंग्स एज हैविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑक्सीमोरन किसे कहते हैं? देखिए उसमें एक ऐसा पेयर होता है जो मतलब वर्ड्स का एक ऐसा पेयर जिसमें दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, तो उसे ऑक्सीमोरन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पेयर्स कंट्राडिक्टरी वर्ड्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस न्यू और कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12. इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिया अपीयर? बताइए डेलिया जॉन मिल्टन के किस वर्क में अपीयर होती है? ऑप्शन है आपके पास पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, कॉमर्स या सैमसन एगोनिस्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डेलिया नाम का कैरेक्टर मिल्टन के कौन से वर्क में है? वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो इसमें जो फीमेल है उसका नाम ये तो नहीं है डेलिया, ठीक है। अब कॉमर्स में भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सैमसन्स एगोनिस्ट। ओके, द कैरेक्टर डेलिया अपीयर इन सैमसन्स एगोनिस्ट, अ ट्रेजिक क्लोजेस्ट ड्रामा बाय जॉन मिल्टन।
It appeared with the publication of Milton's Paradise Regained in 1671. Okay, Delia is the wife of Samson. Okay, Samson is the protagonist और Samson की wife होती है डेलिया, जो सैमसन का जो राज होता है वो उसके एनिमीज को बता देती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13. In the opening invocation of the Paradise Lost, Oreb refers to. बताइए, जो ओपनिंग इन्वोकेशन की हैमिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट की, उसमें ऑरेब किसे रेफर करता है? ऑप्शन है स्पिरिट को, सिलोए को, माउंट हॉरेट को, या फिर एनोइन को. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. देखिए, आई थिंक यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है. ये है माउंट हॉरेब, HOREBE. ओके, सॉरी, HOREB, माउंट हॉरेब. देखिए, इसे ही रेफर किया गया है. बेसिकली इसकी इन्वोकेशन की लाइन क्या होती है स्टार्टिंग की? ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री. ओके, इस तरीके की लाइन होती है. आगे हेयर ऑरेब जो कहा गया है, ठीक है, ऑरेब जो कहा गया है, ऑफ ऑरेब ऑफ सिनाई, लगभग इसकी फोर्थ लाइन में ऑरेब नाम का वर्ड आता है, ऑरेब ऑफ सिनाई. ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि ऑरेब का मतलब क्या है. तो ऑरेब किस लिए रेफर करते हैं? गॉड डिलीवर्ड द 10 commandments of Moses either on mountain Horeb और on the nearby mountain Sinai. Okay, इसका मीनिंग ये है. Now moving to the next question. Question number 14. Just a minute. Yes. आई होप मेरी वॉइस आपको क्लियरली सुनाई दे रही होगी और मेरी मतलब वीडियो की विजिबिलिटी भी सही है. ओके, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है अगर कोई भी मतलब वीडियो में कोई भी एरर आता है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे इम्प्रूव करूँगी. क्वेश्चन नंबर 14 इज इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ. बताइए, ऑप्शन है ब्लाइंड थेमिसिस, ब्लाइंड मियोनिडस, और थायरेसिस एंड फिनस, या लिसिडस. ये कहा गया है कि इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, मतलब जब जॉन मिल्टन जो है वो अंधे हो जाते हैं, तब विद whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ. तो इनमें से कौन ऐसा है जिसके साथ मिल्टन खुद को कंपेयर नहीं करते हैं, बाकी सबके साथ करते हैं. ठीक है, तो ये आपको बताना है. देखिए, मिल्टन जो है वो खुद को कंपेयर करते हैं ब्लाइंड थेमिसिस से, ब्लाइंड मैनेडिस से, और थायरेसिस और फेनस से, लेकिन लेसिडस से कंपेयर नहीं करते हैं. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 15. हु इज ऑफन कॉल्ड द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर. देखिए, किसे अक्सर स्पेंसर का पोइटिक सन कहा जाता है? ऑप्शन है जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी. देखिए, चारों मेन राइटर टीजीटी के. तो पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर कौन है? देखिए, पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर जो कहा जाता है वो मिल्टन को कहा जाता है. और किसने कहा है ये कहा है जॉन ड्राइडन ने. ठीक है, जॉन ड्राइडन की ये स्टेटमेंट है कि मिल्टन इज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस ऑफ जॉन मिल्टन्स वर्क. देखिए, यहाँ पर जॉन मिल्टन के वर्क दिए हुए हैं और उनकी पब्लिकेशन डेट दी हुई है, तो आपको बताना है कि कौन सा मिसमैच्ड है. जैसा कि पहला वर्क है ऑफ एजुकेशन 1644, नेक्स्ट है एरोपेजिडिका 1647, लिसिडस 1637, पैराडाइज लॉस्ट 1667. तो कौन सा इसमें रॉन्ग है? देखिए, अगर हम पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो ये 1667 में ही फर्स्ट पब्लिश्ड होता है. ठीक है,
ओके। अब आगे लिसिडस, लिसिडस आल्सो इज द करेक्ट 1637। नेक्स्ट अगर ऑफ एजुकेशन करें तो इट इज़ आल्सो करेक्ट 1644। लेकिन अगर हम एरोपैजिटिका की बात करें तो ये 1647 नहीं है। एरोपैजिटिका क्या है बेसिकली, ये है एक प्रोज वर्क जॉन मिल्टन का, और ये पब्लिश होता है 1644 में। ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल इलेजी। देखिए पिछली बार भी टीजीटी में और पीजीटी दोनों में पूछा गया है पेस्टोरल इलेजी के बारे में। तो बेसिकली इस बार हो सकता है कि आपसे डेफिनेशन भी पूछ ले। तो पेस्टोरल इलेजी की आपको डेफिनेशन भी याद रखनी है कि पेस्टोरल इलेजी बेसिकली कहते किसे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक पेस्टोरल इलेजी है। ऑप्शन है आपके पास, इलेजी रिटन इन अ कंट्री की चर्चयार्ड, इन मेमोरियम, लिसिडस और ड्यूनो इलेजी। तो क्या होगा राइट आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर पूछा गया है। हाँ, तो इसमें क्या है पेस्टोरल इलेजी? लिसिडस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। लिसिडस इज अ पोएम बाय जॉन मिल्टन रिटन इन 1637, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ही है, एज अ पेस्टोरल इलेजी। ओके, पेस्टोरल इलेजी। अब आपको डेफिनेशन क्या होती है पेस्टोरल इलेजी की वो भी बताते हैं। विच रिप्रेजेंट बोथ द पोएट एंड वन ही मोन्स हु इज यूजली आल्सो अ पोएट एज अ शेफर्ड। ठीक है, शेफर्ड्स की जो स्टोरी होती है उन्हें बेसिकली वो कहा जाता है पेस्टोरल इलेजी। ओके, दिस पोएटिक फॉर्म वाज ओरिजिनेटेड बाय, देखिए पेस्टोरल इलेजी की जो फॉर्म है वो ओरिजिनेटेड की गई थी किसके द्वारा? सिलेलियन ग्रीक पोएट। जस्ट अ मिनट। यस, एक ग्रीक पोएट है जिसका नाम है थियोक्रेटस। ठीक है, आप सीधा नाम ही याद रख लो, थियोक्रेटस। ठीक है, ये एक ग्रीक पोएट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 18, मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। बताइए मिल्टन का जो पैराडाइज रीगेन आया था बाद में, उसने अपनी थीम कहाँ से ली? ऑप्शन है सेंट कैथरीन्स सरमन्स, सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल, बाइबल या जीसस क्राइस्ट प्रीचिंग्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए अगर हम पैराडाइज रिगेन की बात करें तो पैराडाइज रिगेन कब आती है? फर्स्ट पब्लिश होती है ये 1671 में। ठीक है, अब इसमें 4 मोर बुक जोड़ दी जाती है। ठीक है, 4 बुक और जुड़ जाती हैं और जिनमें कंप्राइज होती हैं लगभग 2065 लाइंस। ओके, और पैराडाइज रिगेन अपनी थीम कहाँ से लेती है, मतलब कहाँ से ली है पैराडाइज रिगेन में? तो ये ली है सेंट ल्यूक गॉस्पेल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेंट ल्यूक गॉस्पेल। Sorry, Gospel of Luke is one of the 4 Gospels of New Testament of the Bible: Matthew, Mark, Luke, and John. Okay, next question 19. Which of the following statements is true about Milton's sonnet on his blindness? देखिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ठीक है, बेसिकली हम डी को कट ही कर देते हैं, 3 ऑप्शन में से देखते हैं। तो ए है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ प्रीकर्सर टू लिसिडस। नेक्स्ट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ कर्टल सोनेट। एंड सी है मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंटागोलॉजिस्ट। बताइए तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल ऑफ हिज सोनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंटागोलॉजिस्ट। ओके, देखिए मिल्टन ने अपने इस सोनेट को कोई नाम नहीं दिया था। इट वॉज असाइंड अ सेंचुरी लेटर बाय थॉमस न्यूटन। ये जो एंटागोलॉजिस्ट है ना, इनका नाम है थॉमस न्यूटन के न्यूटन। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है
कि किसने इन्हें ये नाम दिया था, मतलब इस पोएम को किसने नाम दिया था। इन हिज एडिशन ऑफ मिल्टन्स पोएट्री 1761। और कब दिया था, जब एडिशन आया था ना, कि एडिशन का नाम था मिल्टन्स पोएट्री, ठीक है। और कब पब्लिश हुआ था, 1761 में, उस एडिशन में इन्होंने ये नाम दिया। नेक्स्ट इज यस क्वेश्चन नंबर 20। मिल्टन्स फर्स्ट वर्क इज रिटन इन ऑड फॉर्म। तो बताइए मिल्टन का वो फर्स्ट वर्क जो ऑड फॉर्म में लिखा गया था। ऑप्शन है पैराडाइज लॉस्ट, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, सैमसन एगोनिस्ट, या डिफेंशन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? और देखिए यही आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। सोचिए और आंसर कीजिए। यस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ओके, देखिए जॉन मिल्टन कौन है? जॉन मिल्टन वाज इंग्लिश पोएट, ठीक है। और आगे हिस्टोरियन कंसीडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑथर आफ्टर विलियम शेक्सपियर। ओके, विलियम शेक्सपियर के बाद मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑथर कहा जाता है। और मिल्टन का जो फर्स्ट वर्क है इज ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, इज अ नेटिविटी ओड written by John Milton in 1629, okay, and published in his poems of Mr. John Milton, Paradise Lost 1667, Samson Agonist 1671। अब इनकी पब्लिकेशन देखें तो हम, ये पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश होती है? 1667, ठीक है। और सैमसन एगोनिस्ट ये है 1671, ठीक है। और डिफेंशन यस ये पब्लिश होती है 1654 में। ओके तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करें, और इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको डेली मिलती रहे, और आपकी तैयारी में जो आपको और मजबूत कर पाए। आपके सारे क्वेश्चंस आई होप करेक्ट ही हुए होंगे, लेकिन आज आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। वन मोर थिंग, आपको सजेशन भी देने हैं अपने, या आपको किसी टॉपिक के बारे में, टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।